आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कैसे आप शुरू में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने खर्चे कैसे कम करें, शुरू में कैसे एक फ्रूगल वे में अपनी कंपनी को शुरुआत करें। और ये कुछ तरीके जो मैं आपको आज बताऊंगा, इससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और ये तरीके मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं। खुद जब मैंने अपनी स्टार्टअप शुरू किए तो मैंने ये अप्लाई किया, और मैं लोगों को भी एडवाइस करता हूं जब मैं कंसल्टिंग करता हूं स्टार्टअप्स के साथ कि कुछ ये तरीके आप अपनाएं जिससे कि आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे शुरू में इन कुछ चीजों को जानकर आप अपने कॉस्ट को कम रख सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में पैसे बचा सकते हैं और शुरुआत इस तरह करें जहां पे हमारे खर्चे कम से कम। तो जो पहली चीज मैं लोगों को बताता हूं, और जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे होते हैं तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना एक वेबसाइट बनाएं, अपना मेल सिस्टम बनाएं। क्योंकि एक कंपनी का अगर मेल आईडी होता है तो वो अच्छा लगता है जब आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रादर देन कि एक टिपिकल जीमेल आईडी के साथ। सिमिलरली एक वेबसाइट भी होना चाहिए कि लोगों को आप बता सके कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी है, वो क्या करती है। तो नॉर्मली होता है कि हम ये जो काम होता है वो आउटसोर्स कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो भाई आपको बोलते हैं हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, मेल सिस्टम सेट कर देंगे और उसके लिए आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन आज के डेट में ये इतना आसान हो गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। आपको सिर्फ GoDaddy पे एक डोमेन बुक करना है, जो आपको डोमेन अवेलेबल है, आपकी कंपनी का जो चाहिए वो ले लें, बहुत कम पैसे लगते हैं उसमें। उसके सहारे आप जीमेल पे ही अपना डोमेन यूज करके अपना मेल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जीमेल का जो हेल्प होता है उस पे भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इवन वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि शुरू में आपको कोई बहुत बड़ा वेबसाइट बनाना नहीं है। थोड़ा सा 1-2 पेज का वेबसाइट चाहिए, वो आप खुद वर्डप्रेस पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनमें अननेसेसरली मैंने लोगों को देखा है कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग खर्च करते हैं जस्ट इसके लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए और अपना मेल सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए। जबकि रियलिटी ये है कि आप ये काम 0 कॉस्ट पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को एडवाइस देता हूं कि जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं तो ये सब चीजों पे पैसे खर्च नहीं करें। थोड़ा सा इससे आप हैंड्स ऑन भी हो जाएंगे, समझ भी जाएंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन अगर इसके पीछे लगे तो आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा, आपका मेल सिस्टम तैयार हो जाएगा और आप अपने स्टार्टअप को लोगों के सामने ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस पे आप बिल्कुल ही खर्च ना करें। दूसरी चीज जो मैं लोगों को बताता हूं कि जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं और आपकी डिजायर होती है कि हम कुछ एम्प्लॉइज को हायर करें और उनके साथ काम करें जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, और दैट्स हाउ स्टार्टअप ग्रो होता है। बट शुरू में मैं लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एम्प्लॉइज को हायर नहीं करें। जितना भी आप कंसल्टेंट्स के थ्रू या फ्रीलांसर्स के थ्रू काम करवा सकते हैं, काम करवाएं। क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज ये होती है कि जब आप एम्प्लॉइज को हायर करते हैं तो उनके तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उनके बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं, पीएफ होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, ईएसआईसी होता है, टीडीएस होता है। ये सब सिस्टम आपको इमीडिएटली लगाना पड़ेगा, इसके लिए कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, वो आपसे पैसे लेंगे। दूसरा ये होता है कि जैसे ही आप किसी को एम्प्लॉय मोड में हायर करते हैं तो हमारे यहाँ एक थोड़ी टेंडेंसी है कि जो आउटपुट है वो एम्प्लॉय टाइप का ही मिलने लगता है। वो एक अकाउंटेबिलिटी उतनी हाई नहीं होती है। वो ये नहीं समझते कि ये एक स्टार्टअप है और उनकी ओनरशिप होनी चाहिए इसके तरफ, वो एक एम्प्लॉय होते हैं। जबकि आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं या किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके हायर करते हैं। आप पैसे तभी देते हैं जब आपको एक सर्टेन डिलीवरी मिले। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी को सेल्स में हायर किया,
अब अगर उसने 100% अचीवमेंट किया या 80% किया, जो मंथली सैलरी है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एक फ्रीलांसर है, उसको आपने बोला है कि मुझे 5 अकाउंट चाहिए, तो जब तक 5 अकाउंट मिलेंगे नहीं, आप पैसे नहीं देंगे। तो ये चीज को शुरू में समझना बहुत जरूरी है, बाद में आपको एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैं एक कंपनी को जानता हूँ और जिसको मैंने ही कंसल्ट किया था शुरू से, जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो जब तक उनके 300 एम्प्लॉय हो गए थे, और एम्प्लॉय नहीं थे, वो एक्चुअली मेरी कंपनी के रोल पे थे और वो एक कंसल्टेंट्स की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने रोल पे किसी को भी नहीं लिया था। जब उनकी कंपनी बहुत बड़ी होने लगी, 300 से भी ज्यादा लोग होने लगे, तब जाके उन्होंने धीरे धीरे लोगों को अपने रोल पे ट्रांसफर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। बिकॉज हमेशा एम्प्लॉयज में टेंडेंसी होती है कि अब तो मैं एम्प्लॉय हूँ, मंथली सैलरी तो मुझे मिलता ही रहेगा, और उसी हिसाब से फिर वो काम करते हैं। और ये गलती मैंने भी की है अपने कुछ स्टार्टअप्स में, जहाँ पे मैं सीधे लोगों को एज ए एम्प्लॉय हायर करने लगा और मेरा वेज बिल सडनली बहुत हाई हो गया, बहुत कंप्लायंसेस आने लगे। तो इस चीज को ध्यान रखें, शुरू में जितनी दूर तक हो सके फ्रीलांसर्स के साथ काम करें, कंसल्टेंट्स के साथ काम करें, आउटपुट को डिफाइन करें, क्लियर कट बताएं कि उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, उनको पैसे तभी दें जब वो अकाउंटेबिलिटी पूरी करें। जब एक सर्टेन स्केल आप प्राप्त कर लें, तभी आप एम्प्लॉइज को हायर करना शुरू करें, कंप्लायंसेस के चक्कर में पड़े। अदरवाइज ये सही तरीका है आगे बढ़ने का, इसमें भी आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। और तीसरी चीज जो मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ और जो मैंने भी फॉलो किया है हमेशा, कि आपके जो खर्चे हैं उनको आप इस तरह अकाउंट करें कि जैसे वो आपके पर्सनल पॉकेट से खर्च हो रहे हैं। एक टेंडेंसी हो जाती है कि जब आप एक कंपनी सेट कर लेते हैं और जब आप अपने घर में खर्चे कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच बदल जाता है। कंपनी से ये अज्यूम करने लगते हैं आप कि वहां से सर्टेन खर्चे होंगे ही, लेकिन आप एक एक पैसे का हिसाब रखें वहां पे। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है कि मैं हमेशा से एक एक्सेल शीट रखता था जिसपे इवन 10-20 रुपए भी जो खर्च होते थे उसका मैं अकाउंट रखता था। क्योंकि शुरू में क्या होता है, बहुत कुछ आप अपने पॉकेट से भी खर्च कर देते हैं, उसको कंपनी में अकाउंट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। कुछ जगह अपने आप क्रेडिट कार्ड्स यूज कर लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स खरीदने के लिए या फिर कुछ और भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, और धीरे धीरे आप ये मिस करने लगते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे खर्चे जो कंपनी के लिए हो रहे हैं वो कंपनी में अकाउंट होने चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप एक एक पैसे का हिसाब शुरू से रखें, उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। और दूसरी चीज मैं लोगों को ये भी बोलता हूं कि आपने सुना होगा एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, शुरू से ही उसे आप खरीद लें। उसका लाइसेंस कॉस्ट कुछ 5,000 साल का होता है, ज्यादा नहीं होता है। उसे खरीद लें और थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग ले लें। बहुत आसान हो जाता है फिर उसमें सारे डिटेल्स कंपनी का डालना। नहीं तो यही चीज करने के लिए आप किसी सीए के पास जाएंगे, वो उसी टैली में सारे आपके एंट्रीज डालेंगे और उसके लिए आपसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे। तो ये काम अगर आप खुद भी कर लें, और शुरू में बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होती हैं, एटलीस्ट 1 साल तक आप बहुत ज्यादा इनवॉइसेस रेज नहीं करेंगे, बहुत एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लिमिटेड हेड्स होते हैं, तो उसके लिए क्यों पैसा देना किसी को, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप शुरू से ही पैसे को एक सॉफ्टवेयर में अकाउंट करने लगे, और जिससे बाद में जब आपको आपका एनुअल रिपोर्ट निकालना हो, ऑडिट करना हो, तो बहुत आसान हो जाता है काम। नहीं तो आपको इधर उधर से सब कुछ जमा करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट तो होता नहीं है और सब कुछ थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज होता है। तो ये प्रैक्टिस शुरू से ही रखें। सिमिलरली मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ अगली चीज, कि जो इनिशियल जो कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो नॉर्मली 10% का टीडीएस या जैसा भी जिस कैटेगरी का एक्सपेंस है उसके हिसाब से आप टीडीएस कट करते हैं, और जिस महीने आप कट करते हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको उसको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। सिमिलरली जब आप कोई इनवॉइस रेज करते हैं तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ता है, जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से, और जिस महीने में आपने इनवॉइस रेज की उसके अगले महीने 10 तारीख तक उसका स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है और 20 तारीख तक वो अमाउंट को पे करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग इस चीज को नहीं समझते, वो दौड़ते हैं अपने सीए के पास, उसके लिए भी पैसे देते हैं। ये सब बड़ी आसान चीजें हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सब ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। और शुरू में जब आपके ट्रांजैक्शंस कम हैं, ये सब खुद करें,
इनफैक्ट मैं तो बहुत दिनों तक ये सब चीजें खुद ही करता रहा, क्योंकि बहुत ही आसान है इसे समझना और इसमें भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें आपको मैंने बताई, ये बड़ी ही हैंडी है, बड़ी ही यूजफुल है, और मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को लगता है कि वो ये चीजों को समझते नहीं है। लोग बोलते हैं अरे वेबसाइट या ईमेल ये तो बड़ा टेक्निकल चीज है, मैं कैसे किसी को हायर करना चाहिए इसके लिए, या फिर मुझे जब मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, या फिर ये जीएसटी है या टीडीएस है, ये सब तो बड़ा टेक्निकल मैटर है, फिनेंस का रिलेटेड है, इसके लिए सीए के पास ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें अब बहुत आसान हो गई हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले साल में जब आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, खुद कीजिए, और उससे आपको कंपनी पे पकड़ भी आपको मिलेगी, एक एक चीज का नॉलेज होगा, थोड़ा यू मस्ट डर्टी योर हैंड्स जिसे बोलते हैं, और उससे जब आपकी कंपनी बाद में आगे बड़ी होगी तो आपको हर चीज की समझ रहेगी, आपको पता होगा कि कोई चीज कैसे होती है। तो कल को आप अगर किसी दूसरे से भी करवा रहे हैं तो वो आपको घुमा नहीं सकते, आपको सब पता रहेगा। तो ये चीजों को आप फॉलो कीजिए और इंश्योर कीजिए कि शुरू में ज्यादा खर्चे नहीं करें, ज्यादा फोकस करें रेवेन्यू लाने के लिए, खर्चे कम से कम रखें, और जिससे आपका स्टार्टअप, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो सक्सेसफुल बने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके जो सर्कल में लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी इसका बेनिफिट होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।